जय माता दी दोस्तों, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। कहीं आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। कहीं देखिए, आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे हमारे चैनल को तो आप किसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जो भी डिस्कस करते हैं जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के साथ डिस्कस करते हैं जहाँ पे आपका पैसा बन सके। चलिए, ऐसे 5 शेयर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जहाँ पर आपका पैसा बनेगा नहीं, 100% बनेगा। देखिए, डिस्क्लेमर के रूप में मैं बता दूं, यहाँ पे कोई बाई सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है। चलिए, वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं शेयर्स के बारे में वन बाई वन करके। देखिए, पहला शेयर जो है आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, कैनरा बैंक। कैनरा बैंक एक गवर्नमेंट पीएसयूज बैंक है, वो आप भी जानते हैं कि इसमें बैंकिंग सेक्टर और एनबीएफसी सेक्टर में भूचाल आया पड़ा हुआ है, अच्छा खासा गिरा हुआ है। यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? अपॉर्चुनिटी को गेन करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करना चाहिए। कहीं इस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर नहीं करेंगे, जरूर कहीं ना कहीं आप कह सकते हो अपॉर्चुनिटी को मिस आउट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखेंगे यहाँ पे इस बैंक का जो बुक वैल्यू है 102 रुपये है, और कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? 92 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, मतलब अंडर वैल्यूड स्टॉक है। और स्टॉक पी की बात करें तो स्टॉक पी क्या है? 5.26% है। आरओई देखेंगे 17.9%, एक बहुत जबरदस्त माना जाता है। चलिए, और सेल्स ग्रोथ देखिए, किसी बैंक हो या किसी कंपनी का सेल्स ग्रोथ जब तक नहीं होगा तब तक वो आगे बढ़ नहीं सकता, तो सेल्स ग्रोथ भी अच्छा खासा है। चलिए देखिए, किसी बैंकिंग में क्या होता है ना, एनपीए देखा जाता है और उसका जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है ना, वो देखा जाता है। मेन वैल्यूएशन से तो वहां से निकलता है कि ये कंपनी ग्रोथ कर पाएगी नहीं, मतलब ये बैंक ग्रोथ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। कहीं एनपीए इसका सही होगा तो नो डाउट अच्छा खासा इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी आएगा, सब कुछ आएगा। चलिए, अब इसका हम देखते हैं क्या देखेंगे। देखिए, यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसलिए मैं मुख्य मुख्य चीज को यहाँ पर कैप्चर करने की कोशिश करूंगा। देखिए, क्वार्टर्स में आइए। क्वार्टर में आप देखेंगे यहाँ पे इसका नेट एनपीए जो है, नेट एनपीए आप देखेंगे 0.99 है। 0.99 इसका नेट एनपीए है। और इसके जून 2024 क्वार्टर में देखेंगे 1.24% है, मतलब यहाँ पे इसका नेट एनपीए घटा है। तो हमें क्या करना चाहिए? इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। ठीक है, अब उसकी बात आते हैं नेट प्रॉफिट की बात आते हैं, तो नेट प्रॉफिट भी आप देख रहे हैं कंटिन्यूअसली यहाँ पे बढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है इसका नेट प्रॉफिट। क्यों बढ़ रहा है? जब एनपीए कम होगा तो ऑटोमेटिक नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, ये दिमाग में आप डाल लीजिए। चलिए, नेक्स्ट शेयर पे चलते हैं। कौन सा शेयर हम ग्रैब करने वाले हैं? देखिए, जो नेक्स्ट शेयर है आपका स्टील अथॉरिटी, ये भी क्या है? एक पीएसयूज कंपनी है। मैं स्टील अथॉरिटी के बारे में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, इसके पीछे का मैं रीजन आपको बता देना चाहता हूँ। इसके पीछे का रीजन दो है। पहला, गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम लॉन्च की है। किस सेक्टर में? स्टील सेक्टर में अगेन पीएलआई स्कीम आ चुका है। इस दिमाग में रखते हुए मैंने स्टील अथॉरिटी को दिमाग में डाला है। और दूसरा क्या है, इसका बुक वैल्यू देखेंगे 139 के आसपास ट्रेड कर रहा है, सॉरी है, और ट्रेड कर रहा है 106 के आसपास। और 106 और 139 को कंपेयर करेंगे तो अभी भी इसमें बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है गेन करने के लिए। और स्टॉक पी भी देखेंगे, स्टॉक पी भी अधिक महंगा नहीं है, 13.9% के आसपास है। और इसका आरओई उतना अच्छा है नहीं, बट एक पीएसयू स्टॉक है और एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है, तो इसे हम एक कंसीडर कर सकते हैं। चलिए, इसका थोड़ा सा बैलेंस शीट के साइड में चलते हैं, फिर वहां से हम देखते हैं कि कहाँ पे इसे अपॉर्चुनिटी की तरह हम गेन करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट लॉस की बात करें तो प्रॉफिट लॉस में देखेंगे कंपनी का थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे मार्च 2023 की बात करें तो 2177 के आसपास आया है। फिर वहीं बात करें मार्च 2024 की बात करें तो यहाँ पे बढ़ा है, 3067 हुआ है। ठीक है, वहीं टीटीएम की बात करें तो टीटीएम में 2528 के आसपास है। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी को लग रहा है कि इनका कुछ न कुछ कम रिजल्ट आ सकता है, बट लेट्स सी। ठीक है, फिर उसके बाद हम इस कंपनी में क्या चेक कर सकते हैं? क्या चेक करेंगे? पीएसयू स्टॉक्स है, तो इस देखो पीएसयू स्टॉक्स में एक प्लस पॉइंट ये होता है कि कहीं आपका पैसा एक मिनट के लिए फंस भी जाता है ना, तो आपको क्या मिलता है? डिविडेंड मिल जाता है, डिविडेंड मिलने लगता है। बट ये स्टील सेक्टर का है, इसमें पीएलआई स्कीम आएगा, तो यहाँ पे हमें जो ग्रोथ दिखाई दे रहा है 20 से 30% का हम ग्रोथ देख सकते हैं इजिली। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की साइड में।
देखिए नेक्स्ट शेयर जो है आपके सामने है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। ये भी एक बैंकिंग प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर है की कंपनी है, जो ये कह सकते हो अपने सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। इसे ब्लू चिप कंपनी के अंदर आप इसे काउंट कर सकते हो, ब्लू चिप शेयर के अंदर आप इसे काउंट कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको क्यों उठाया उसके पीछे का रीजन जानते हैं। उसके पीछे का रीजन एक ही है, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी दोनों मर्ज हो चुके हैं, तो इनका जो रिजल्ट आने वाला है ना, क्वार्टरली रिजल्ट, वो बहुत जबरदस्त आने वाला है, पहला। दूसरा आप देखेंगे इसका हाई कहाँ पे ट्रेड कर रहा था, 1880, अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 1657। और इसका स्टॉक भी देखिए ना, इतना सस्ता है, क्योंकि बड़ी कंपनी है तो इसका स्टॉक भी अधिक होना चाहिए, कम से कम नहीं तो 40 से 45 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, तब जाके इसका लगता है कि हाँ अब स्टॉक भी थोड़ा सा महंगा है। क्योंकि मैं इसलिए सस्ता बोल रहा हूँ क्योंकि पुरानी कंपनी हो चुकी है, एक हाथी कंपनी है, इसे कहते हैं हाथी कंपनी, क्योंकि एक बड़ी कंपनी 12 लाख करोड़ की कंपनी है। तो हाथी कंपनी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये धीरे धीरे चलता है, और रिस्क क्या होता है, 0% के आसपास रिस्क होता है, और पैसा आराम से बनता है। साल भर में तो आपको आराम से 40-30% कहीं नहीं गया, आराम से बना के देगा। कहीं आप चाहते हो बिना रिस्क, मतलब बिना रिस्क लिए हुए ट्रेड करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आपके लिए एचडीएफसी बैंक बहुत जबरदस्त कंपनी हो सकता है। बुक वैल्यू की बात करें यहाँ तो 601 रुपये है। आरओई देखिए, एक किसी एक बैंकिंग सेक्टर का आरओई दिख रहे हैं कितना जबरदस्त है, 17.1% है। ठीक है, इसमें फिर क्या चेक करूंगा, इसमें हम क्या चेक करते हैं, एनपीए चेक करेंगे, क्योंकि एक बैंकिंग सेक्टर के लिए एनपीए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ग्रॉस एनपीए तो यहाँ पे मेंशन है नहीं, तो वो कहाँ से पता चलेगा ग्रॉस एनपीए, ग्रॉस एनपीए अब हमें बीएससी के वेबसाइट से पता चल सकता है। बट यहाँ पे आप ईपीएस देखेंगे तो ईपीएस बहुत अच्छा बढ़ रहा है, यहाँ पे ईपीएस से भी कंसीडर कर सकते हैं कि कंपनी का ईपीएस बढ़ रहा है। और नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो नेट प्रॉफिट से भी पता चल जाता है कि इसका एनपीए कहीं ना कहीं कम हुआ है, तो प्रॉफिट में ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट करने लगता है। ठीक है, तो इससे क्या लर्निंग मिलता है कि हमें एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। चलिए नेक्स्ट स्टॉक के साइड में चलते हैं और देखते हैं कहाँ पे हमें ग्रैब करना चाहिए। थोड़ा सा इसमें आपको चाहिए इन्वेस्टर्स का देखना है कि कितने इन्वेस्टर्स है इसमें, मतलब कि आप शेयर होल्डर पैटर्न देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इसमें बहुत अच्छा खासा यहाँ पे एफ आईज बहुत ज़बरदस्त माल उठा के रखे हैं, 49.21%, मतलब इतना बुलिश है एफ आई से यहाँ पे कि आप कह नहीं सकते। देख रहे हैं लगातार माल उठा रहे हैं, लगातार एफ आईज माल उठा रहे हैं यहाँ पे। और डी आईज भी पीछे नहीं है, डी आईज भी अब कंटिन्यूस माल उठाए हैं, बट बीच में यहाँ पे ड्रॉप हुआ है। ठीक है, पब्लिक कितना, पब्लिक के पास बहुत कम है, 16.23% है। ठीक है, तो क्या यहाँ से क्या लर्निंग मिलता है कि हमें रिस्क लेना चाहिए। रिस्क तो कह नहीं सकते क्योंकि रिस्क है ही नहीं एचडीएफसी बैंक में। ठीक है, क्योंकि एक दिग्गज कंपनी है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक के साइड में चलते हैं। नेक्स्ट कंपनी आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है रामको इंडस्ट्री लिमिटेड। देखिए रामको इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे इस कंपनी को सेलेक्ट करने के पीछे का रीज़न मैं आपको बताऊंगा, बहुत ज़बरदस्त रीज़न है। आप भी कहेंगे क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पे बुक वैल्यू देखेंगे, बुक वैल्यू बहुत ज़बरदस्त है। पहला कंडीशन से है बुक वैल्यू इसका 474 के आसपास है, और कितने पे ट्रेड कर रहा है, 258 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और स्टॉक पीए क्या है, 17.7 के आसपास है, कोई महंगा नहीं है। बट यहाँ पे आरओई आरओसी देखेंगे बहुत कम है, एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे आप कह सकते हो। बट एक एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, बट दो तीन चीज़ें हमें यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। वो क्या है, यहाँ पे क्वार्टरली ग्रोथ दिख रहे हैं, 507% का आसपास दिख रहे हैं, और क्वार्टरली सेल्स भी दिख रहे हैं 1.8% का है। ठीक है, अब वहीं बात करेंगे, इसमें एक चीज आपको दिखाएंगे जो आपको अच्छा भी लगेगा, वो है यहाँ पे आइए सीधे यहाँ पे हमको लेके चलते हैं, इन्वेस्टर्स पे लेके चलते हैं आपको। इन्वेस्टर पे आप चल के देखेंगे तो यहाँ पे आप चीज पॉइंट आउट करिए, पॉइंट आउट करने की जरूरत भी है। क्या है, यहाँ प्रमोटर ने होल्डिंग देखेंगे तो कंटिन्यूअसली बढ़ाया है, प्रमोटर ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग बढ़ाया है, देख रहे हैं। यहाँ 53 क्या, 53.88 था, फिर 2024 में 54.88, फिर उसके बाद वही कंटिन्यूअसली है, अभी भी है। फिर इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे डीआईज वही है, 4.18% है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर एफ ने थोड़ा सा माल काटा है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद आप आते हैं यहाँ पे
यहाँ पे आएंगे, पब्लिक में आएंगे आप। पब्लिक में देखेंगे गोविंदा एम पारिक ने 6.60 के आसपास माल उठाया। कहाँ से माल उठाया है, कब से माल उठाया है? जब से जब से प्रमोटर ने अपना माल बढ़ाया है, तब से यहाँ से आप देखेंगे गोविंदा लाल और कुमरान ने अपना माल लिया है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ है, इसीलिए इन्होंने अपना माल बढ़ाया है। ठीक है, पहली बात है। अब हम दूसरा, मैं आपको रीजन बताता हूँ क्यों हमें परचेस करना चाहिए। यहाँ पे आइए बैलेंस शीट पे। आप बैलेंस शीट में आएंगे तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे इनकी जो नेट रिजर्व की बात करेंगे तो रिजर्व कंटिन्यूअसली यहाँ पे बढ़ रहा है। रिजर्व देखेंगे कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है रिजर्व। ठीक है, फिर बारोइंग देख रहे हैं घट रहा है, यहाँ पे घट रहा है, लगातार घटा रहा है बारोइंग भैया, यहाँ पे घट रही है बारोइंग। ठीक है, जब बारोइंग घट रहा है तो यहाँ पे आते हैं प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस में आप थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पे तो प्रॉफिट लॉस में नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे नेट प्रॉफिट बढ़ना स्टार्ट हो गया फिर से। ठीक है, बीच में यहाँ पे इनका बढ़ा था नेट प्रॉफिट, बीच में यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा था, फिर उसके बाद घटा था। ठीक है, फिर इसके बाद बढ़ना स्टार्ट फिर से हो गया 124, 106, 124, 126, मतलब यहाँ घटा फिर बढ़, मतलब फिर से बढ़ा। कहीं ना कहीं अदर इनकम में देखेंगे तो अदर इनकम में इंक्रीज हुआ है, इसके वजह से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ है। देख रहे हैं यहाँ पे 15 से 16% अदर इनकम है, यहाँ पे 10% है अदर इनकम, यहाँ पे भी 10% और यहाँ पे 11% हो गया अदर इनकम। ठीक है, तो कंपनी का क्या है, कंपनी में ग्रोथ है। ठीक है, तो कंपनी में ग्रोथ है तो क्या माल पूरा ले लेना चाहिए? नहीं भाई, माल कैसे पूरा ले लोगे, क्योंकि एक छोटी कंपनी है। छोटी कंपनी द सेंस ये 2238 करोड़ की कंपनी है, एक छोटी कंपनी है, तो इसमें थोड़ा सा माल आप ले सकते हो, पैसा आपका डेफिनेटली बनेगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। देखिए नेक्स्ट स्टॉक जो है बैंक ऑफ इंडिया, अगेन एक बैंकिंग सेक्टर, एक अगेन एक पीएसयू स्टॉक्स है जहाँ पे हम रडार पे रखे हैं। मैं बैंकिंग सेक्टर को इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि एक पिटा हुआ सेक्टर है इस समय। जब पिटा हुआ सेक्टर पिट जाता है ना, तभी माल ग्रैब करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। देखिए एक स्टॉक मार्केट को आप ना एक दुकान की तरह समझेंगे ना, एक दुकान की तरह आप माल लगाएंगे ना, कि आपको कहाँ पे मार्जिन पे मिल रहा है, मतलब लो मार्जिन पे मिल रहा है, मतलब कम रेट पे मिल रहा है, वहाँ पे ग्रैब करने की कोशिश करिए, तो डेफिनेटली आपका पैसा बनेगा। देखिए करंट प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस पे 94 के आसपास है, बुक वैल्यू 155 है, मतलब अभी भी यहाँ पे आराम से 50 से 60% का हमें वैल्यूएशन दिखाई दे रहा है, जहाँ पे हमें पैसा बना सकता है। आरओई की बात करें 9.98%, अगेन आरओई अच्छा नहीं है, बट बैंकिंग सेक्टर में हम आरओई इतना चेक नहीं करते हैं। हम क्या चेक करते हैं, फिर आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम वो चेक करते हैं एनपीए, नेट परफॉर्मिंग एसेट। यहाँ पे भी एनपीए नहीं है, तो हम कहाँ से देखेंगे, वहाँ पे हम देख सकते हैं बीएसई की वेबसाइट से जाकर। बट यहाँ पे ईपीएस देखेंगे तो ईपीएस कंपनी का कंटिन्यूअस ईपीएस बढ़ा हुआ है, तो ईपीएस जब बढ़ता है और नेट प्रॉफिट बढ़ता है तो वहाँ पे एनपीए क्या होता है, कम होता है, ऑटोमेटिक कम हो जाता है। ठीक है, जब नॉन परफॉर्मिंग एसेट घटेगा तो उसका ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं बैलेंस शीट पे रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, और इन्वेस्टर्स के बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर है, पीएसयू सेक्टर है, तो वहाँ पे डेफिनेटली प्रमोटर के पास अच्छा खासा माल होगा। और एफआईज देखेंगे तो एफआईज के पास उतना अच्छा है नहीं, बट इन्होंने माल बीच में बढ़ाया था फिर से घटा लिया है। ठीक है, और डीआईज देखेंगे तो माल यहाँ पे 15.646 था, फिर से घटाया, बढ़ा लिया सॉरी, 16.26% है, और पब्लिक के पास 7.13% है। चलिए मैं एक चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ, जितना एक ट्रिक बताता हूँ, जितना पब्लिक के पास कम शेयर होगा यहाँ पे, ठीक है, उसमें उस कंपनी में अधिक फ्लक्चुएशन होता, अधिक बढ़ने के चांसेस होते हैं, मतलब अधिक ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। ठीक है, और गिरने के भी चांसेस बहुत कम होते हैं, ये चीज़ दिमाग में रखिए हमेशा, तो डेफिनेटली आपका पैसा बनेगा। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। कहीं आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।